कहीं फैराडे का फर्स्ट लॉ लिखवाया नहीं था ना? सबसे पहले देखिए फैराडेज फर्स्ट लॉ। कल मैंने आपको इसको समझा दिया, तो इसको लिखना है। फैराडेज फर्स्ट लॉ, इसमें आपका डायग्राम बनाया था, रिलेटिव मोशन समझाया था, उसी को आपको लिखना है एक्सप्लेन करके। व्हेन एवर देयर इज अ relative motion, whenever there is a relative motion between magnet and coil, comma, an EMF का फुल फॉर्म ब्रैकेट में लिखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एन EMF is producing in it, full stop. Whenever there is a relative motion between magnet and coil, an EMF is producing in it. If it is closed loop, comma, an induced current flows through it। ये पूरा फैराडेज फर्स्ट लॉ। इसमें लिखा हुआ है व्हेन देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड कॉइल एन इंड्यूस्ड EMF इज प्रोड्यूसिंग इन इट if it is closed loop, comma, an induced current flows through it। समझाया गया है कि जब किन्हीं मैग्नेट और कॉइल के बीच में रिलेटिव मोशन आपेक्षिक गति होती है तो वहाँ स्वयं से EMF प्रोड्यूस हो जाता है। और अगर वो सर्किट क्लोज लूप के फॉर्म में है, क्लोज्ड लूप बन रहा है, जैसे हमने वायर लिया कहीं पे, इस वायर को ऐसे क्लोज लूप बना दिया, अलग अलग जंक्शन दे दिए, तो इसमें अपने आप क्या बन जाएगा, इंड्यूस्ड करंट बन जाएगा। और यही पूरा फैराडेज फर्स्ट लॉ है और इसी को कहा जाता है, इसी को हम लिखेंगे इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, full stop। It is also called Faraday's first law। और कल मैंने बता ही दिया था कि इसी को न्यूमैन्स लॉ भी कहा जाता है। तो अगर हम यहाँ नहीं भी लिखेंगे तो न्यूमैन्स लॉ इसी को कहा जाता है। और ये किसके बेस पर काम करता है, चार्ज कंजर्वेशन के बेस पे काम करता है। तो ये पूरा आपका फैराडेज लॉ में लिखना है। डायग्राम कल बनाया था, नहीं बनाया था, उस डायग्राम को यहीं पे बनाना है और लिखना है
यहाँ पे हम एक मैग्नेट बनाएंगे, एस ले लीजिए, एन ले लीजिए, यहाँ पे कॉइल रखेंगे और यहाँ नीचे लिखेंगे रिलेटिव मोशन। इन दोनों के बीच में किसी एक ऑब्जेक्ट को चलते रहना होगा, बार बार आगे पीछे, जैसे ऑक्सीलेशन होता है, जैसे घड़ी की सुइयाँ चलती है, जैसे पेंडुलम चलता है घड़ी का, मूवमेंट रहना चाहिए। अगर कहीं पे भी आपने मैग्नेट को फिक्स कर दिया या कॉइल को फिक्स कर दिया, देन देयर इज़ नो ईएमएफ, तो वहाँ पे कोई भी ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा। बात समझ में आई? अगर ये ईएमएफ तभी प्रोड्यूस होगा जब ये रिलेटिव मोशन होगी, साफ साफ ऊपर भी लिखा हुआ है, व्हेन एवर देयर इज़ अ रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड कॉइल। अगर कॉइल और मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन है एंड ईएमएफ इज प्रोड्यूसिंग इन इट, तो उस कॉइल में अपने आप एक ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा। इफ इट इज क्लोज्ड लूप या क्लोज्ड सर्किट भी लिख सकते हैं, एंड इंड्यूस्ड करंट फ्लोज थ्रू इट, तो इसमें अपने आप एक इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होने लगेगा। सपोज करो इस पर रिलेटिव मोशन हुआ, अब यहाँ पे एक ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा, ईएमएफ, जिसका सिंबल होता है स्मॉल ई, और इस ईएमएफ की वजह से इसमें इंड्यूस्ड करंट भी अपने आप प्रोड्यूस हो जाएगा। आई क्या है? इंड्यूस्ड करंट। तो आपको ये डायग्राम बना देना है वहीं पे, और नीचे लिखना ज़रूर है रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड कॉइल, मैग्नेट एंड कॉइल। इसके बाद आता है आपका फैराडेज सेकेंड लॉ। ये भी आपका रिलेटेड है इसी रिलेटिव मोशन से। जब आपकी रिलेटिव मोशन रेगुलर बेसिस पे होगी, तब जा कर के कहीं ईएमएफ जो है आपका अपने अपोज, अपने खुद के प्रोड्यूस होने का अपोज करता है। तो आप इसको ध्यान से समझिएगा, ये कल नहीं समझाया था। फैराडेज सेकेंड लॉ, फैराडेज सेकेंड लॉ, यहाँ पे आएगा द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ, अगेन ब्रैकेट में पूरा नाम लिखेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ब्रैकेट क्लोज, द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ is directly proportional to the rate of change in magnetic flux, मैग्नेटिक फ्लक्स। इसको डबल इन्वर्टेड कामा में क्लोज कर दीजिएगा, इसको भी डबल इन्वर्टेड कामा में क्लोज कर दीजिएगा यहाँ तक, जो आपके लॉ हैं, यहाँ से यहाँ तक, और इसको टोटल क्लोज करना है। अब यहाँ पे आपको फॉर्मूला मिलता है ई प्रोपोर्शनल डी फाई अपॉन डी टी, जहाँ पे रेट लग जाए, रेट ऑफ, तो मतलब टाइम की बात हो रही है, पर्टिकुलर किसी टाइम में वहाँ का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा होगा। तो यहाँ पे लिखा है द रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जैसे ही टाइम थोड़ा सा बीत जाता है, वहाँ पर आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाता है, क्योंकि तब तक मैग्नेट दूर जा चुका होता है, फिर मैग्नेट पास आ रहा होता है, फिर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाता है। जब तक चेंज होता है तब तक मैग्नेट फिर आगे निकल चुका होता है, फिर चेंज हो जाता है। कभी भी आपका मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट नहीं रहेगा। बात समझ में आई? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स हमेशा इंक्रीज या डिक्रीज होता रहेगा। प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाएंगे, E इज इक्वल माइनस डी फाई अपॉन डी टी, E इज इक्वल माइनस डी फाई अपॉन डी टी, या डी फाई अपॉन डी टी के प्लेस पे आप माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी भी लिख सकते हो। जहाँ पे डी फाई अपॉन डी टी लिखा होता है उसको कहा जाता है इंस्टैंटेनियस, और जहाँ पे डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी लिखा होता है उसको कहा जाता है एवरेज। ये जो ई आपका सिंबल है, वेयर स्मॉल ई इज इक्वल ई एम एफ का फुल फॉर्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। डी फाई क्या है बेटा? डी फाई या डेल्टा फाई, ये क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। डेल्टा टी क्या है बेटा? या डी टी, टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल। और अगर कंबाइंड फॉर्म में लिखे डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, तो इसको कहेंगे हम रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ये टोटल आपका फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ हो गया। अब सेकेंड लॉ को डिस्क्राइब करने के लिए कुछ बुक्स में थर्ड लॉ भी दिया होता है, या सेकेंड लॉ के नीचे ही पैराग्राफ में लिखा होता है इस निगेटिव साइन का एक्सप्लेनेशन। ये निगेटिव साइन और कुछ नहीं बता रहा, ये बता रहा है कि ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट खुद के उत्पन्न होने का विरोध करते हैं। तो हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देंगे, या तो ईएमएफ का या फिर आपके इंड्यूस्ड करंट का। तो हम एक्सप्लेनेशन यहाँ दे देते हैं, वहाँ आपको फॉर्मूला बता देंगे इसका। अब बेटा चाहे ईएमएफ का एक्सप्लेनेशन कर दो, चाहे इलेक्ट्रिक इंड्यूस्ड करंट का, तो यहाँ पे आप लिखोगे डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, इट opposes itself, it opposes itself, cause of induced current, cause of induced current opposes to प्रोड्यूसिंग इट सेल्फ, ये स्वयं के उत्पन्न होने का विरोध करते हैं दोनों, चाहे वो इंड्यूस्ड करंट हो आपका और चाहे ईएमएफ। आप यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट को हटा के ईएमएफ भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब तक ईएमएफ नहीं प्रोड्यूस होगा इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। क्लियरली आई एम सेइंग, जब तक ईएमएफ नहीं प्रोड्यूस होगा तब तक इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। अब ये जो यहाँ पे लिखा है इसका एक्सप्लेनेशन समझो, ये कह क्या रहा है। सपोज करो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, दैट मीन्स डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी आपका चेंज हुआ। जैसे ही चेंज हुआ, सपोज करो आपकी मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी वैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। और जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा आपका ईएमएफ भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। अब ध्यान से सुनो, मैंने अभी अभी आपको बताया कि जब मैग्नेट एक्सट्रीम पॉइंट पे होगा, एक्सट्रीम पॉइंट समझते हैं? एक्सट्रीम पॉइंट का मतलब सबसे दूर, जैसे पेंडुलम को देखिए, मीन पोजीशन का मतलब होता है जब एग्जैक्ट सेंटर में हो। घड़ी का पेंडुलम तो देखा होगा ना, घड़ी का पेंडुलम जब मीन पोजीशन पे आता है तो आपका ईएमएफ सबसे मैक्सिमम होगा, लेकिन वो वहाँ रुकता नहीं है, वो आता है और आते की साथ ही तुरंत मूव कर जाता है, आगे निकल जाता है। फिर वहाँ भी रुकता नहीं है, वहाँ से आने के बाद फिर रिवर्स कर जाता है, फिर यहाँ नहीं रुकेगा, फिर रिवर्स कर जाएगा एक्सट्रीम पॉइंट पे। तो एक्सट्रीम पॉइंट पे मैग्नेट और कॉइल जैसे ही ईएमएफ को इंक्रीज कर रहे होते हैं, ये ईएमएफ अपने आप को क्या करता है? डिक्रीज करने की कोशिश करता है। तो ये खुद को तो डिक्रीज कर नहीं सकता है, किसको डिक्रीज करेगा? सपोज करो ईएमएफ मैक्सिमम हो गया, इंक्रीज हो गया, तो एट द पॉइंट एक्सट्रीम पॉइंट पे सपोज करो ईएमएफ आपका सबसे कम है, डिक्रीजिंग पे है, लेकिन जब मीन पोजीशन में होता है तब तो इंक्रीज करता है, सबसे ज़्यादा ईएमएफ होता है। लेकिन जैसे ही ये इंक्रीज होता है वैसे ही मैग्नेट आगे निकल चुका होता है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाता है। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाता है तो ये क्या कर देता है? मैग्नेटिक फ्लक्स को डिक्रीज करता है। जैसे ही ईएमएफ सबसे ज़्यादा होता है वैसे ही ये क्या करेगा? फ्लक्स को डिक्रीज करेगा। अभी नहीं समझ में आ रहा है? क्यों बेटा, अभी ये बात समझ में नहीं आई ना? पहले इसको लिखो फिर डायग्राम बना के समझाते हैं। पहले इसको लिखिए फिर इसके फॉर्मूले भी लिखाते हैं।
देखो बेटा, अब आज इसको एकदम समझ ही लो, ये कैसे होता है, कैसे ये खुद को अपोज करता है। हमने यहाँ पे कोई बेस लिया, सॉलिड बेस लिया हमने, इसके ऊपर कोई नील रखी और हैमर से उसको लगा दिया, ठीक। फिर इसके साथ में हमने एक थ्रेड लिया और उसके साथ में मैग्नेट लगा दिया। ये हमने इतना छोटा सा बार मैग्नेट लिया और इसको धागे से ऐसे बांध दिया। अब इसमें नॉर्थ साउथ कहीं भी ले लो, सपोज करो ये नॉर्थ ले लिया, ये साउथ ले लिया, और ठीक इसी के पीछे, अब डायग्राम तो मैं पीछे नहीं बना सकता ना, मुझे इसी के ऊपर बनाना पड़ेगा। ये बात ध्यान में रखना कि जो मैं बनाने जा रहा हूँ वो ठीक इसके पीछे है, और ये मैग्नेट और ये थ्रेड उसके आगे रखा हुआ है। जैसे यहाँ मैं हो गया कॉइल और मेरे आगे थ्रेड है, उसमें एक मैग्नेट बंधा हुआ है। अब यहाँ पे हमने कॉइल बनाना और इसको ऐसे रख दिया एज इट इज़। अब मैं इसकी 2-3 पोजीशन बनाता हूँ। मैग्नेट एक टाइम यहाँ था और मैग्नेट एक टाइम यहाँ था। थोड़ा सा इसको और पास बनाओ, साउथ नॉर्थ, साउथ नॉर्थ। ये धागे से बंधा हुआ है, ये बंधा हुआ है धागे से एज इट इज। यहाँ भी बनाइए, नॉर्थ साउथ, ठीक, ये बनाया हमने। अब ध्यान से, आप चाहो तो एग्जैक्ट इसके ऊपर भी बना सकते हैं, लेकिन फिर आपको समझ में नहीं आता जब मैं मूवमेंट बताता। एग्जैक्टली ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा जब मैं एग्जैक्ट इसके ऊपर रखता इसको, और समझ में आई। अब यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स निकलेंगी नॉर्थ टू साउथ, यहाँ से दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकली नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, अगेन नॉर्थ टू साउथ। नीचे वाली चैनल चाहे तो बना सकते हैं नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, और नीचे वाली का कोई इम्पैक्ट नहीं है जब तक ये इसके ऊपर नहीं होगा। नॉर्थ साउथ, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, डायरेक्शन इंडिकेट कर दिया। और इन साइड मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ट्रेवल करती हैं साउथ टू नॉर्थ। ये बात समझ में आई? नहीं आई? अब उसको बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पर नहीं होगी। अब मैंने और बना दी तो ये बहुत भर जाएगा, फिर जो मैं समझाना चाहता हूँ वो आप समझ नहीं पाएंगे। ये आप सपोज करो इससे बहुत सारी फील्ड लाइंस निकल रही हैं। अब जब ये बेटा इसके सामने होता है तो ये सारी की सारी फील्ड लाइन इससे परपेंडिकुलर पास होंगी कि नहीं होंगी? समझ में आई कि नहीं बात? जैसे मानो कि मैग्नेट छोड़ो तुम, इन जनरल वे में सपोज करो मैंने एक प्लेट लिया है वुड की, एक तख्ता टाइप लिया है, उसमें मैंने नेल्स लगा रखी हैं, ठीक, बहुत सारी नेल्स लगा रखी हैं, और उस प्लेट को मैंने रिलेटिव मोशन दे दिया ऐसे। तो जब वो मेरे पास से गुजरेंगी तो मुझको ऐसे टच करती हुई जाएंगी कि नहीं जाएंगी? सारी की सारी नेल्स। नहीं समझ में आई अभी बात? सारी की सारी नेल्स किसको टच करेंगी? मुझको नहीं टच करेंगी क्या? टच करेंगी कि नहीं? दैट इज फील्ड लाइंस। वैसे ही मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखती नहीं है। जैसे आप कहीं पे मूवमेंट कराओगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखेंगी नहीं, या तुमको दिखे अरे बाप रे इतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हुई, क्योंकि ये इमेजिनरी है, बट निकलती हैं, क्योंकि इसी के थ्रू तो ये मेटल्स को अट्रैक्ट या डिस्ट्रैक्ट करती हैं। तो इससे बहुत सारी फील्ड लाइंस निकलेंगी। जब ये थ्रेड एग्जैक्ट इस कॉइल के सामने से जाएगा तो सारी की सारी फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर पास कर रही होंगी। अब देखो जैसे जैसे दूर जाएगा तो फील्ड लाइंस भी तो इसी के साथ में दूर जाएंगी। अब ध्यान से देखो, यहाँ अगर मैं बनाता हूँ तो नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, अगेन दूसरी बनाया नॉर्थ साउथ, अगेन फिर बनाया नॉर्थ साउथ, अगेन फिर बनाया। तो देखो कम जा रही है कि नहीं? 1 2 3 3 तो पास हो रही हैं,
कि ज़्यादा पास हो रही हैं। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 जितनी निकल रही थी सब की सब पास हो रही हैं एज इट इज़। अब देखो अचानक तो 3 हो नहीं गई होंगी, पहले 6 पास हुई तो दूर गया थोड़ा सा 5, फिर 4, फिर 3, फिर और दूर जाएगा तो 2 1 0 भी होंगी। नहीं बात समझ में आई? अभी जैसे जैसे ये मैग्नेट इससे दूर जाएगा वैसे वैसे फील्ड लाइंस भी तो दूर जा रही हैं, नहीं दूर जा रही हैं। अब सेम एज इट इज़ यहाँ भी समझिए, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ। नीचे भी चाहो तो 1 2 बना लो, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ। डायरेक्शन एक्सटर्नल फील्ड की इंडिकेट कर दिया, नॉर्थ से साउथ, इनसाइड साउथ टू नॉर्थ, इनसाइड साउथ टू नॉर्थ। नीचे भी बना लीजिए 1 2 ऐसे, नॉर्थ साउथ। ये आपकी ये वाली पोजीशन कहलाएगी एक्सट्रीम पॉइंट। क्या कहलाएगी बेटा? एक्सट्रीम पॉइंट। ये क्या कहलाएगी बेटा? मीन पोजीशन, मीन पोजीशन। ये भी क्या कहलाएगी? एक्सट्रीम पॉइंट कहलाएगा। मान लो इसके बाद ये मैग्नेट जा ही नहीं पा रहा, यहीं से रिवर्स कर जाता है। अब कॉन्सेप्ट समझ में थोड़ा आएगा, अब ध्यान से सुनना। हमने लिखा है ई प्रोपोर्शनल डी फाई अपॉन डी टी। प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाएंगे, माइनस डी फाई अपॉन डी टी। अब बेटा इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। सपोज करो हर 1 सेकेंड में थोड़ा थोड़ा मूव कर रहा है, जैसे घड़ी की सुई थोड़ा थोड़ा मूव करती है ना, ऐसे ये यहाँ से यहाँ जब ऐसे इस डायरेक्शन से ऐसे इस पोजीशन में जाएगा, उसके बाद फिर रिवर्स करेगा, फिर आगे जाएगा, फिर यहाँ से फिर रिवर्स करेगा तो यहाँ पे आ जाता है मीन पोजीशन पे। तो जैसे ही अपनी मीन पोजीशन में होता है, अब ध्यान से कॉन्सेप्ट समझो। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब कॉइल में इंक्रीज होंगी, इंक्रीज मीन्स जब ये मीन पोजीशन पे होगा, तो हमने लिखा मीन पोजीशन। जैसे ही आपका मैग्नेट एग्जैक्ट कॉइल के सामने होगा, उस पॉइंट पे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होंगी। अब जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होंगी तो मैग्नेटिक फील्ड किसका, कॉइल का बढ़ रहा है कि घट रहा है, इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा ना, तो हमने क्या लिखा? मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज। ठीक इसी टाइम में मैग्नेटिक फ्लक्स भी तो इंक्रीज होगा, किसका? कॉइल का। ये सब हम किसके लिए लिख रहे हैं? कॉइल के लिए लिख रहे हैं, मैग्नेट के लिए नहीं, क्योंकि मैग्नेट के पास तो खुद है, उसको इंक्रीज या डिक्रीज तो कोई करा ही नहीं सकता। जब ये दूर जाएगा तब भी इसके पास उतनी ही फील्ड लाइंस होंगी, जब ये पास आएगा तब भी फील्ड लाइंस होंगी, जब ये थोड़ा थोड़ा दूर तब भी इसके पास फील्ड लाइंस। जैसे मान लो हमारे पास 10 रुपए हैं जेब में, हम वहाँ चले जाएं तब भी हमारे पास 10 रुपए रहेंगे, पास आ जाएंगे तब भी 10 रुपए रहेंगे। लेकिन किससे दूर जा रहे हैं? इस व्हाइट बोर्ड से दूर जा रहे हैं, तो इसके पास फील्ड लाइंस इंक्रीज डिक्रीज होंगी। तो ठीक उस टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, जब मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हुआ होगा, तो उसी टाइम मैग्नेटिक फ्लक्स भी तो इंक्रीज हुआ होगा। तो ठीक उसी टाइम ईएमएफ भी तो इंक्रीज हुआ होगा, नहीं इंक्रीज हुआ होगा कि नहीं? फिर जैसे ही, अब ये बहुत देर तो ये प्रोसेस हुआ नहीं, ये इसके सामने से निकलने की कोशिश करेगा। जैसे मान लो पेंडुलम है, पेंडुलम ऐसे 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 चल रहा है, तो मीन पोजीशन पे जस्ट अ सेकेंड के लिए सामने आता है, जस्ट अ सेकेंड, और फिर उसके बाद मूव कर जाता है। तो जस्ट अ सेकेंड जिस टाइम पे ये इसके सामने आया होगा, उस टाइम पे इसका ईएमएफ क्या हुआ? मुझे से बोलो, क्या हुआ? इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ? अब जैसे ही ये इंक्रीज हुआ वैसे ही आपका मैग्नेट मूव कर गया। तो जैसे ही मूव कर जाएगा, अब कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ध्यान से सोचो जरा दिमाग में। जैसे ही ये मैग्नेट मूव करेगा लेफ्ट या राइट, तो अब इसका फ्लक्स क्या होगा? डिक्रीज होगा कि नहीं होगा? तो जब ये डिक्रीज होगा तो ये यही बात तो कहना चाहता है कि ये स्वयं के उत्पन्न होने का विरोध करता है, क्योंकि जिस टाइम पे इंक्रीज हो जाता है उस टाइम पे मैग्नेट निकल जाता है, और जैसे ही मैग्नेट निकल जाता है ये मतलब गुस्सा आता है कि मेरा जैसे ही ईएमएफ इंक्रीज हुआ तुम आगे क्यों निकल गए। मतलब ये खुद के उत्पन्न होने का क्या करने लगता है? विरोध करने लगता है। उस अपोज की वजह से इसमें क्या उत्पन्न हो जाती है? इंड्यूस्ड करंट उत्पन्न हो जाती है। बात समझ में आई? क्योंकि ये कभी भी कांस्टेंट रहता ही नहीं। जैसे मानो मैं पूरा 5 सेकंड का एक्सप्लेनेशन देता हूँ, विद इन 5 सेकंड
हर एक सेकंड की बात सुनना। ईएमएफ, और मैं मीन पोजीशन से शुरू करता हूँ। मीन पोजीशन से मैंने स्टार्ट किया। मैंने कहा कि इसका फ्लक्स मीन पोजीशन पे, इस कॉइल का फ्लक्स है 10 वेबर। मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट बताई थी ना, 10 वेबर। मैंने कहा इसका ईएमएफ कितना है, 10 वेबर। तो एग्जैक्ट 10 वेबर मैंने यहाँ लिखा, माइनस का सिंबल लगाया, अपॉन 1 सेकेंड। अब दूर गया तो मैग्नेटिक फ्लक्स थोड़ा सा डिक्रीज हुआ, -8। दूर गया तो 2 सेकेंड का टाइम लगा। फिर थोड़ा और दूर गया, -6/3 सेकेंड लगा। इज इक्वल, थोड़ा और दूर गया, -4/2 सेकेंड लगा। थोड़ा और दूर एक्सट्रीम पॉइंट पे चला आया तो -2/2 कैंसिल किया, -1 कैंसिल किया, -2 कैंसिल, यहाँ 2 और यहाँ कितना आया, अगेन -2, यहाँ कितना आया, -4। बात समझ में आई? नहीं आई। लेकिन यहाँ मैंने इस टाइम को क्या किया है, डिस्टर्ब किया है। 3 के बाद क्या आना चाहिए, 4, और यहाँ क्या आना चाहिए, 5। अब कैंसिल करेंगे, 4 से 4 को कैंसिल किया, यहाँ क्या आएगा, -1। 5 से 2 को कैंसिल किया, क्या आएगा, 5 4 से 20, -0.4। और ईएमएफ कभी निगेटिव नहीं होता, ये डायरेक्शन इंडिकेट करता है। तो सब में मॉड लगा देना है, मॉड मॉड मॉड। यहाँ पे टोटल क्या आएगा, -10, मॉड मॉड मॉड। ये ईएमएफ केवल और केवल डायरेक्शन बताता है कि जैसे ही मैं मैक्सिमम हो जाता हूँ वैसे ही ये मैग्नेट मुझसे दूर चला जाता है। तो ये अपने खुद के प्रोड्यूस होने का क्या करता है, अपोज करता है कि भाई या तो मुझको ठीक से प्रोड्यूस ही कर दो, या तो बार बार इंक्रीज या डिक्रीज मत करो। और सच्चाई ये है कि अगर ये मैग्नेट रुक गया तो इसको खुद नहीं पता है कि ये खत्म हो जाएगा। सच्चाई ये है कि जब तक मैग्नेट रिलेटिव मोशन में रहेगा तभी तक ये प्रोड्यूस हो सकता है। देखो, ये जीरो भी नहीं हो सकता और मैक्सिमम भी नहीं हो सकता। ना मैक्सिमम होगा ना जीरो होगा, ना मैक्सिमम, ये घटता बढ़ता रहेगा। इसी को क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। कुछ समझ में आया, नहीं समझ में आया अभी? कि जैसे जैसे मैग्नेट दूर जाएगा वैसे वैसे उसको टाइम लगेगा। तो 5 सेकंड में सबसे कम ईएमएफ होगा कि नहीं होगा। लेकिन जहां मीन पोजीशन स्टार्ट हुई थी वहां पे इसका ईएमएफ क्या था, 10 वोल्ट। कितना था, 10 वोल्ट। ईएमएफ की यूनिट क्या होती है, वोल्टेज। सेम, कोई डिफरेंस नहीं होता। अब बात समझ में आई, नहीं आई अभी? कुछ दिमाग में कॉन्सेप्ट गया कि नहीं, कि किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है? ये प्रोड्यूस हो रहा है इन्हीं नंबर ऑफ फील्ड लाइंस की वजह से। जब ये इसके ऊपर से परपेंडिकुलर क्रॉस होंगी, तो जब ये चीज़ समझ में ना आए तो एक तख्ता ले लेना है, इमेजिनरी तख्ता, और उसको सोचना है कि वो हमारे सामने से ऐसे रोटेट कर रहा है। तो जब जब वो तुम्हारे सामने से जाएगा तब तक तुम्हें टच करेगा कि नहीं, तो तुम्हें फील होगा कि नहीं, हाँ कुछ तो मेरे सामने से गया। तो ठीक एज इट इज इस कॉइल को भी ऐसा ही फील होता है। जब जब मैग्नेट इसके सामने से जाएगा तो इसके सामने से फील्ड लाइंस पास होंगी। वो फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर क्रॉस करेंगी। जैसे ही क्रॉस करेंगी वैसे ही ईएमएफ प्रोड्यूस होने लगेगा। और इस ईएमएफ की वजह से सबसे पहले इसमें क्या प्रोड्यूस होगा, ईएमएफ। और इस ईएमएफ की वजह से इसमें प्रोड्यूस होगा इंड्यूस्ड करंट। और अगर रिलेटिव मोशन रेगुलर बेस पे होती रही तो ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट रेगुलर प्रोड्यूस होते रहते हैं। तो ठीक इसी तरह तो हमारा करंट बनता है। मैंने कल भी एग्जांपल दिया था रिवर्स का। रिवर्स का जो फ्लो होता है, समझ में आ गया कि नहीं? हमने क्या कहा था, रिवर्स का फ्लो जो होता है वो कांस्टेंट नहीं होता। तो जहाँ पे भी ढलान होती है, जैसे मान लो कहीं से कोई नदी गिर रही हो और झरने, समझते हैं झरने, जैसे इंडिया में बहुत सारे झरने हैं। ज़्यादातर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है उन्हीं झरनों से। जब वो पानी उससे नीचे आता है तो उसके बीच में कहीं टरबाइन लगा दी जाती है। तो टरबाइन से पानी बार बार स्ट्राइक करता है, टकराता है, जिससे वो टरबाइन रोटेट होती है। उस टरबाइन के रोटेट होने से हम एक मैग्नेटिक कॉइल लगा देते हैं। वो कॉइल रोटेट होने लगती है। जैसे चक्की, गए हो कभी चक्की? नहीं गए हो चक्की? तो चक्की में देखा होगा बेटा, एक जगह इंजन रखा होता है। क्या रखा होता है? एक जगह पे आपका इंजन रखा हुआ है। इस इंजन में दोनों तरफ क्या होते हैं, टायर्स के स्ट्रक्चर में ना, पट्टा नहीं, पहले हम पहिए की बात करेंगे, सर्कल।
पुली लगी होती है, इंजन के साथ में पुली अटैच होती है और इसका शेप कैसा होता है, सर्कल के शेप का होता है। इसके ऊपर रबर का क्या लगा होता है, रबर का पट्टा लगा होता है, प्योर रबर होती है। बात समझ में आई? और वो बनता कैसे है? टायर किससे बनता है? नाइलॉन से बनता है। तो ये पट्टा नाइलॉन से बना हुआ है। अब इंजन के साथ पुली के साथ में ये सर्कल लगा हुआ है। अब इसके ऊपर हमने नाइलॉन का पट्टा लगा दिया और इसको दूसरी पुली से अटैच कर दिया ऐसे। अब इंजन घूमेगा तो इंजन के साथ ये अटैच है, इंजन जब घूमेगा तो ये भी घूमेगा, जब ये घूमेगा तो पट्टा घूमेगा, और जब पट्टा घूमेगा तो ये दूसरी वाली पुली अपने आप घूमेगी। अब यहाँ से एक और पट्टा लगाया गया, इसके साथ में यहाँ दूसरा सर्कल लगा दिया जाता है, इसके साथ में कोई दूसरा, फिर यहाँ दूसरी पुली लगा दी जाती है। तो बहुत सारे देखे होंगे, चक्की में एक पट्टा लगा होता है, उसके साथ में बहुत सारी मशीन्स अटैच होती हैं। एक घूमेगा तो बाकी सब अपने आप घूमते हैं। दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। जैसे ही पानी गिरता है टरबाइन के ऊपर, वो टरबाइन कहीं और से अटैच है, टरबाइन घूमेगी तो वो घूमेगा, वो घूमेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो क्या प्रोड्यूस होगा, ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, ईएमएफ प्रोड्यूस होगा तो इंड्यूस्ड करंट अपने आप बनेगा। अब भी नहीं समझ में आया कॉन्सेप्ट कि कैसे ये प्रोड्यूस होते हैं? आगे समझ में नहीं आया? अब इनके फॉर्मूले लिखते हैं। हमने अभी आपको ये फॉर्मूला लिख के दिखाया था, ये सब सेकेंड लॉ में ही लिखना है। कहाँ लिखना है? सेकेंड लॉ में। E इज इक्वल माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। अगर डेल्टा के फॉर्म में लिखोगे तो ईएमएफ आपका एवरेज होता है, अगर dt के फॉर्म में लिखोगे इंस्टेंटेनियस माइनस डी फाई अपॉन डी टी। अब इसका कंपेयर करेंगे हम ओम्स लॉ से। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ में आपका जो वोल्टेज होता है वो होता है V इज इक्वल आई आर, V इज इक्वल आई आर। लेकिन इस चैप्टर के अकॉर्डिंग जो आपका वोल्टेज है वो क्या है? खुद EMF। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे E के टर्म में, E इज इक्वल आई आर। क्या लिखेंगे? E इज इक्वल आई आर। हमें क्या चाहिए? करंट, नॉट वोल्टेज। वोल्टेज का फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी है। अब अगर इसकी पॉजिटिव वैल्यू चाहिए तो मॉड लगा दो बेटा। जैसे ही मॉड लगाओगे ये हो जाएगा डी फाई अपॉन डी टी। अगर नंबर ऑफ टर्न कितने हैं कॉइल के? 1। और अगर नंबर ऑफ टर्न n हो जाए, पहले दिखाओ। इफ नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल कैपिटल N, देन द EMF इज इक्वल माइनस n डी फाई अपॉन डी टी। मॉड लगाया, पॉजिटिव वैल्यू आई n डी फाई अपॉन डी टी। अब हम कंपेयर करके फॉर्मूला लिखेंगे। E इज इक्वल आई आर, E इज इक्वल आई आर। हमें E नहीं चाहिए, क्या चाहिए? E तो हमारे पास ऑलरेडी है, n डी फाई अपॉन डी टी। हमें फॉर्मूला चाहिए करंट का, I इज इक्वल E अपॉन आर। E की वैल्यू ये रही, n डी फाई अपॉन डी टी। वैल्यू रखेंगे n डी फाई अपॉन डी टी, अपॉन में क्या आएगा? R। ये आपका करंट का फॉर्मूला बन गया। इसको कहा जाता है बेटा इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट, बात समझ में आई? ये इंड्यूस्ड करंट है। देखिए यार, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है, इसकी वजह से ये करंट बन रहा है। ये करंट किसी कंडक्टर की वजह से प्रोड्यूस नहीं हुआ है, रिलेटिव मोशन की वजह से प्रोड्यूस हुआ है। अब हम इंड्यूस्ड चार्ज निकालेंगे। ये आपका इंड्यूस्ड करंट, इसको आप इंडिकेट कर सकते हो इंड्यूस्ड EMF। इंड्यूस्ड EMF, EMF का फुल फॉर्म ऊपर लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हटा के फोर्स। कई बार लिखाया भी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब हम चार्ज निकालेंगे। Q इज इक्वल क्या होता है बेटा? आई टी। Q इज इक्वल क्या होता है? आई टी। इस फॉर्मूले का यूज़ किया है हमने, इससे कंपेयर किया है अपने फॉर्मूले को। Q इज इक्वल आई टी। तो अगर हम कहें हमारे पास चार्ज है डेल्टा Q इज इक्वल, तो यहाँ हो जाएगा आई डेल्टा टी। अब ये जो चार्ज हमने लिखा है इसको हम लिखेंगे इंड्यूस्ड चार्ज। इंड्यूस्ड चार्ज, इंड्यूस्ड चार्ज का फॉर्मूला बनेगा डेल्टा Q इज इक्वल, आई की टोटल वैल्यू ले लीजिए, आई इज इक्वल
ई बाई आर, यहाँ लिखिए आई की प्लेस पे ई बाई आर इंटू डेल्टा टी। ई की वैल्यू फिर से ले लेनी है, डेल्टा क्यू इज इक्वल ई की प्लेस पे एन डी फाई अपॉन डी टी, यहाँ लिखेंगे। अब अगर इसको डी टी के फॉर्म में लिख रहे हो तो इसको भी डी टी के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, डी और यहाँ डी, यहाँ पे लिख दीजिए डी, डी क्यू इज इक्वल एन डी फाई अपॉन डी टी कैपिटल आर इंटू डी टी से डी टी कैंसिल हो गया, डी क्यू इज इक्वल एन डी फाई अपॉन आर। इसका जो चार्ज होता है बेटा वो टाइम पे डिपेंड नहीं करता है, इसका जो चार्ज होता है वो टाइम पे डिपेंड नहीं करता। अभी आपने नोटिस किया होगा जब मैंने डायग्राम बनाया, टाइम का यूज़ था मैग्नेट को रिलेटिव मोशन देना। अब मैग्नेट डिसाइड करेगा कि कितनी फील्ड लाइंस उस कॉइल से पास होंगी कि नहीं। सपोज करो मैग्नेट एक्सट्रीमली मैग्नेटाइज्ड है, मतलब उससे बहुत सारी फील्ड लाइंस निकल रही हैं। बहुत ध्यान से सुनना, यहीं पे कॉन्सेप्ट है। अब सपोज करो कि मैग्नेट एक्सट्रीमली मैग्नेटाइज है, मतलब उससे इतनी ज़्यादा फील्ड लाइंस निकल रही हैं कि थोड़ा बहुत अगर आगे निकल भी जाए तो बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिक्रीज नहीं होती हैं, मतलब टाइम का इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, क्योंकि जैसे जैसे दूर जाएगा टाइम का इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अगर आपका मैग्नेट बहुत अच्छी क्वालिटी का है, हाई क्वालिटी का मैग्नेट है जिससे बहुत ज़्यादा फील्ड लाइंस निकलेंगी, तो जब सामने होगा तो 1000, थोड़ा दूर जाएगा तो 950, मान लो 950 मिल रही, थोड़ा और आगे गया 900, उससे कम नहीं हो पा रही। दैट मीन्स बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड में चेंजमेंट नहीं हुआ, इसीलिए तो यहाँ टाइम का इम्पैक्ट नहीं हो रहा। टाइम से टाइम क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है। तो आपके इंड्यूस्ड चार्ज का फॉर्मूला होता है डी क्यू इज इक्वल एन डी फाई अपॉन आर। आर का इम्पैक्ट क्यों पड़ रहा है, क्योंकि जो कॉइल आपने ली है उसका खुद का रजिस्टेंस तो होगा ही होगा ना। तो रजिस्टेंस का इम्पैक्ट हर जगह होता है, क्योंकि बिना वायर के आप कॉइल नहीं बना सकते हो। बात समझ में आई, नहीं समझ में आई? ईमानदारी से अभी आ जाएगा कि कैसे चेंजमेंट हो रहा था, कैसे हम ईएमएफ का फॉर्मूला जनरेट कर रहे थे। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है बेटा, मैग्नेटिक फ्लक्स और कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। बस वो जिस एरिया से पास होंगी उसको मैग्नेटिक फ्लक्स कहा जाता है। बात समझ में आई नहीं आई? मैग्नेटिक फ्लक्स की डिफिनीशन ही पढ़ो, नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग परपेंडिकुलर फ्रॉम सरफेस एरिया। जिस सरफेस एरिया से फील्ड लाइंस पास होती हैं उसी को क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स और कुछ है ही नहीं। मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फाई इज इक्वल बी ए कॉस थीटा, इफ थीटा इज इक्वल 0 कॉस 0 इज इक्वल 1। तो फाई की वैल्यू क्या हो जाती है, मैक्सिमम बी ए हो जाती है, तो कॉस 0 आप 1 रखोगे। अब आप इस फार्मूले को चेंज भी कर सकते हो। आपने क्लास 11th में पढ़ा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्या पढ़ा बेटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगुलर वेलोसिटी ले लेते हैं हम। एंगुलर वेलोसिटी डेल्टा ओमेगा इज इक्वल डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? ओमेगा इज इक्वल डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। थीटा क्या है बेटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। टाइम क्या है, अगेन टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल। अब बेटा अगर मैं यहाँ से इस फॉर्मूले को लिखूँ ओमेगा इज इक्वल थीटा अपॉन टी, तो थीटा इज इक्वल क्या हो जाएगा, ओमेगा टी। अगर मैं यहाँ फॉर्मूला चेंज करना चाहूँ तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ थीटा को रिप्लेस करके फाई इज इक्वल बी कॉस ओमेगा टी। आपका फाई चेंज हो जाएगा। जैसे जैसे आपका मैग्नेट मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की ओर जाता था उसकी फेज चेंज होती थी कि नहीं। फेज का मतलब पोजीशन, एंगल एंड डिस्टेंस। मैंने यही बताया था, फेज इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी डिनोटेड या इंडिकेटेड ओनली द डायरेक्शन एंड पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। ये उस पार्टिकल की वेलोसिटी डिसाइड करेगी, पोजीशन डिसाइड करेगी और उसकी मोशन डिसाइड करेगी। क्लास 11 में बताया था वेव वाले चैप्टर में, कुछ अगर याद हो थोड़ा बहुत तो जैसे जैसे कोई भी मैग्नेट अपनी मीन पोजीशन से दूर जाएगा, जैसे जैसे मीन पोजीशन से दूर जाएगा उसका फेज चेंज होगा। तो फेज मतलब उसकी एंगुलर मूवमेंट चेंज होगी, उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा।
विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम यूज होता है, ऐसा नहीं कि टाइम नहीं लगेगा। जब एक्सट्रीम पॉइंट पे जाएगा तो मैक्सिमम टाइम लगेगा, जब मीन पोजीशन पे आएगा फिर से टाइम रिड्यूस हुआ क्योंकि नियर अबाउट आने लगा। बात समझ में आ रही? नहीं आ रही है? नोट करिए। और इसके लिए कोई अलग से हेडिंग नहीं डालनी है, सिर्फ उसी के नीचे लिखना है, सेकंड लॉ के नीचे।